सी आएगी, लोग रेडियो बनाने लग गए थे। जैसे ही कोई थ्योरी के बेसिस पे आप प्रैक्टिकल चीजें बनाना शुरू कर दो, फिर आप कितना भी डाउट करते रहो, आपको उस थ्योरी को मानना ही पड़ेगा, राइट। अल्बर्ट आइंस्टीन आज आ जाए, या आज क्या उसके जमाने में हो गया था, तो उसको प्रूफ हो ही जाएगा कि वो गलत था, क्वांटम मैकेनिक्स सही थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास में 64 GB या जितना भी है वो इतना सा फ्लैश ड्राइव के अंदर 64 GB, 128 GB, 256 GB, इतने में यदि आप स्टोर कर सकते हो डेटा, वो किसी भी मैग्नेटिज्म के फंडे से तो हो ही नहीं सकता, कुछ न कुछ उससे भी छोटे लेवल की चीज है। दैट मीन्स क्वांटम मैकेनिक्स। सॉलिड स्टेट ड्राइव के ऊपर नोबेल प्राइज मिला था 2009 का फिजिक्स का, 9 या 10 में हो सकता भूल जाऊं, बट इसी पिछले डिकेड के वन ऑफ द नोबेल प्राइजेस वाज बिकॉज जिस बंदे ने फ्लैश ड्राइव बनाई थी। फ्लैश ड्राइव नहीं मालूम आप लोगों को, कहां से आया आप लोग? ठीक है, वो कैमरा जिस चीज में रिकॉर्ड कर रहा है, जो हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो होती है वो ड्राइव, राइट, वो मेमोरी स्टोर करने का डिवाइस। तो वो प्रूफ है। अब आप कितना ही बोलते रहे, मुझे तो नहीं लगता क्वांटम मैकेनिक्स सही है, क्योंकि ये चौक तो इस समय आपके हाथ में, यही स्टेटमेंट ट्रू है, आप बोलते रहिए, ठीक है, मत यूज करिए मोबाइल फोन, देन डोंट यूज मोबाइल फोन। Either believe in quantum mechanics and use mobile phone, because there is no other explanation to it. Because ये तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, 1.44 मेगाबाइट was the highest memory available to store. आपको याद भी नहीं है, पता भी नहीं होगा, राइट। 1995, 96, 97 के जमाने में, और राइट, एक फ्लॉपी डिस्क ड्राइव नामक चीज आती थी, और राइट, उसकी हाईएस्ट स्पेस होती थी 1.44 मेगाबाइट। अभी एक फोटो 6 MB का होता है यार, और यदि उसको अच्छी क्वालिटी का खींच लो तो 15 MB का होता है एक फोटो, राइट। सो तो ये प्रॉब्लम उस समय तक ये था कि भाई मैक्सवेल तो परम सत्य है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, तो प्लैंक थ्योरी में कुछ नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं कर सकते, तो कर क्या रहे थे, राइट। वो कर रहे थे इन दोनों के बाद जो बच जाता है सबसे घटिया काम, गणित, राइट। ही वॉज डूइंग प्योर मैथमेटिक्स, कोई फिजिक्स नहीं लगा रहे थे, वो गणित लगा रहे थे कि मैक्सवेल की थ्योरी को ट्रू मान के क्या गणित में चेंज किया जाए कि कर्व इसकी बजाय ये बन जाए। समझ में आ रही है मेरी बात? सिर्फ गणित लगा रहे थे, क्योंकि फिजिक्स चेंज नहीं कर सकते आप, एक्सपेरिमेंट जो भी कर लो, जितने कर लो, यही मिलने वाला है रिजल्ट। ओनली स्पेस लेफ्ट इज कि मैक्सवेल की थ्योरी से लेकर इस ग्राफ तक के बनने की जो मैथमेटिक्स है, उसमें कुछ न कुछ डिफरेंस होना चाहिए, राइट। ऐसा बताते 2 साल उन्होंने इतनी मैथ सोची कि उनका 20 किलो वजन कम हो गया, और राइट, पहले तगड़े थे, फिर बाद में पतले हो गए मैथ सोच के, और राइट, दैट मे बी सम वे ऑफ रिड्यूसिंग वेट, आई डोंट नो, राइट, डजंट वर्क ऑन मी, राइट। सो एनीवे, सो ऐसा बताते उन्होंने बहुत मैथ सोची थी, राइट। और उन्होंने ये मैथ्स में एक जुगाड़ लगाया कि उन्होंने ये मान लिया कि जो लाइट है वो इस क्वांटा की एनर्जी एमिट करती है, कंटिन्यूअस नहीं करती। मतलब कि ऐसा नहीं कि सारी वेवलेंथ अवेलेबल है, इस ऑर्डर पे मिलती है, मतलब कि इस एनर्जी की ये एनर्जी एमिट करेगी, फिर अगले वेवलेंथ से इतनी एनर्जी एमिट करेगी। बस इतना सा यदि चेंज कर ले कि लाइट का एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं है, पीसेस में होता है hc/λ के, तो इस कर्व से ये वाला कर्व आ जाएगा, राइट। उसके पीछे की मैथ्स भी होती है, वो भी कभी फोकट टाइम हो, फालतू काम करने हो तो कर सकते, नहीं तो अपने काम की नहीं है उसकी मैथ्स। लेकिन ये H का इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, राइट, कि यदि हम hc/λ या hf लिख ले, राइट, कि यदि हम ये बोल दें कि hf पैकेट में एनर्जी एमिट होती है, तो मैक्सवेल की थ्योरी से हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? ये उनका अजम्पशन था, ओके। उन्होंने इनफैक्ट जब इस बात को प्रेजेंट किया लोगों को, तो ही वॉज नॉट वेरी एक्साइटेड, और बहुत ऐसा नहीं था कि गर्व महसूस करे थे, बहुत बड़ा काम किया है। इनफैक्ट उनके खुद के वर्ड्स कुछ इस तरह के थे कि आई होप समडे सम ब्रिलियंट फिजिसिस्ट विल कम एंड विल गिव अ बेटर एक्सप्लेनेशन, बिकॉज ऑल आई हैव डन इज जस्ट कर्व फिटिंग। ओके, कर्व फिटिंग मैथ्स का भी गंदा काम माना जाता है, और राइट, ये भी नहीं कि बहुत हाई क्लास मैथ्स मानी जाती है, बड़ी बेकार सी मैथ्स मानी जाती है। ओके, कर्व फिटिंग मतलब कि आपके सामने कर्व है,
उस कर्व में कौन सी इक्वेशन फिट हो रही है ये करना। अब तो ये काम अपने कंप्यूटर, ये क्या मेरे मोबाइल करके दे सकता है काम, आप इक्वेशन दे दीजिए, ग्राफ प्लॉट कर दे, प्लॉटर्स आते हैं, कोई सा भी ग्राफ डाल, इक्वेशन डाल दीजिए, प्लॉटिंग कर दे। वो काम किया है मैं, ये उनका कहना था, आई हैव जस्ट डन कर्व फिटिंग, समडे द एग्जैक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन वुड बी गिवन बाय सम ब्रिलियंट फिजिसिस्ट। ये उनकी स्टोरी है, राइट। यहां पे जाके कहानी रुक जाती है, कोई आंसर नहीं दे पाया इसके आगे कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बस उन्होंने ये मान लिया कि हम ये सोचें कि जो ब्लैक बॉडी है वो कंटिन्यूअसली सारी वेवलेंथ्स मतलब एमिट करती की बजाय हम ये माने कि एक पैकेट एमिट करती है hc बाय लैम्डा, ऐसे अलग अलग लैम्डा के पैकेट्स एमिट करती है, ये मानना चाहिए, रादर देन कंटिन्यूअस एवरी वेवलेंथ एमिट कर रही है। इसका भी मतलब कितना समझ में आएगा आपको वो भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पैकेट का क्या मतलब है यहाँ पे अभी वो क्लियर नहीं है हमें, लेकिन बस इतना सा उन्होंने बोला था कि हम ये मान लेते हैं तो कर्व फिट हो जाएगा, राइट। तो रेडिएशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न फिजिक्स की आगे की स्टोरी में, ठीक। तो इससे मैक्सवेल की थ्योरी तो सही, लाइट वेव की वेव रही, ये HF भी बच गया, सारे काम बढ़िया हो गए, राइट। और करीब करीब 1890 आते आते मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, इनफैक्ट 1895 का स्टेटमेंट पढ़ा है, किसी बड़े मतलब उस जमाने में बड़ा फिजिसिस्ट था वो, अभी तो नाम तो नहीं मालूम मुझे। उसने कहा था यार फिजिक्स में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, फिजिक्स इज अ डेड सब्जेक्ट, और राइट, एक आध दो छोटी मोटी प्रॉब्लम बची वो सॉल्व करना है, बाकी तो हम सब कुछ एक्सप्लेन कर चुके हैं, और राइट। लाइट की थ्योरी दे दी मैक्सवेल ने, लाइट क्या है क्या नहीं सब समझ में आ गया, और राइट। यूनिवर्स के लेवल पे ज्यादा उस समय इतनी वो था नहीं, और उसमें भी थोड़ा बहुत हो चुका था काम कि भाई सोलर सिस्टम है, मरकरी का ऑर्बिट के अंदर थोड़ा सा पंगा था, ज्यादा पंगे बचे नहीं थे फिजिक्स में, मरकरी का ऑर्बिट थोड़ा दाएं बाएं जाता था, उसके चक्कर में उन्होंने एक इमेजिनरी प्लैनेट मान लिया था, ऐसी दो चार फालतू की चीजें बची थी, बाकी मैक्सिमम फिजिक्स जितनी भी जानते थे फर्स्ट क्लास एक्सप्लेन हो चुकी थी, राइट। तो उसने कहा फिजिक्स में कुछ करने वरने को है नहीं, ऐसी फालतू टाइप का काम बचा है, अच्छा कोई काम नहीं बचा, हमने सब कुछ एक्सप्लेन कर लिया यूनिवर्स में क्या है क्यों है सब, राइट। खैर काफी गलत थे वो। सो देयर वाज दिस experiment which was done. Before we go to that experiment which is photoelectric, there is another experiment जो मैं आपको बताना चाहूँ क्योंकि नाम आता है थर्मायनिक इफेक्ट। किसी ने सुना है थर्मायनिक इफेक्ट कभी या नहीं सुना है? नेवर heard about it. थर्मायनिक इफेक्ट, थर्मायनिक, ओके। थर्मायनिक, थर्म मतलब टेम्परेचर, आयनिक मतलब चार्जिंग, राइट, टेम्परेचर से चार्जिंग। एंड इट्स ट्रू, यदि आप एक मेटल का पीस लें और उसे गर्म करें, उसे हीट प्रोवाइड करें आप, हीटर, राइट, तो कैन यू गेस क्या होगा और क्यों होगा? एनीवन? एक मेटल के पीस को गर्म करेंगे तो गर्म हो जाएगा, छुएंगे तो जल जाएंगे, ये सब फालतू बातें मत करिएगा, राइट। नहीं मतलब ऑब्वियस सी बातें हैं। तो एनीवन? यस? क्यों? कोई एनर्जी होगी मतलब उसको, ओके, ऑलराइट। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल में फ्री टू रोम अराउंड होते हैं, राइट, दे आर फ्री टू रोम अराउंड इन मेटल, बट दे आर नॉट फ्री टू लीव द मेटल। जैसे कि यू आर फ्री टू रोम अराउंड द एंटायर अर्थ, वैसे तो सही बोले तो कंट्री, राइट, क्योंकि बाहर जाने के लिए तो वीजा चाहिए होता है, पासपोर्ट चाहिए होता है देश से बाहर निकलने के लिए, बट मतलब भगवान की बनाई पृथ्वी पे तो आप फ्री है। अब अपन ने बाउंड्री बना ली वो अलग बात है, अरे नहीं तो पृथ्वी पे आप कहीं पे भी जाने के स्वतंत्र है, लेकिन पृथ्वी से भागने के लिए आप स्वतंत्र नहीं है, उसके लिए यू नीड सम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऑलराइट। उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, वर्क फंक्शन, ओके। थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं, और उसका पुराने जमाने में एक और नाम था जो भी यूज होता है, वर्क फंक्शन। कहने का मतलब यू नीड अ मिनिमम एनर्जी टू लीव द मेटल, यू नीड सम मिनिमम एनर्जी टू लीव द मेटल, राइट। उससे कम है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप चुपचाप पड़े रहोगे, आप घूमते रहोगे। जैसे कि मान लीजिए सीजियम का यदि मुझे सही याद है तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वर्क फंक्शन,
राइट। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन के पास में यदि 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, तो क्या कर रहा होगा, वो इसमें रोम अराउंड कर रहा होगा, जैसे तो घूम रहा होगा फोकट। रैंडम मोशन आपको याद होगा, हमने कंडक्टर्स में और इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था कि यदि थर्मल मोशन कर रहा होगा, राइट। लेकिन यदि हम गर्म करेंगे तो किसी ना किसी की एनर्जी बढ़ते 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 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाएगी, और हो जाएगी तो क्या होगा, वो इसको छोड़ के भागना शुरू कर देगी। राइट, हेंस थर्मायनिक अफेक्ट। आपने गर्म किया, एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ छोड़ के जाने लग गए, दे एस्केपिंग, और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो आपको पता पड़ जाएगा कि ऐसा हो रहा है, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी 1895 में हुई थी, ये उससे थोड़ा सा पुराना है, यदि मुझे सही याद है तो आप कह सकते हैं कि भाई हो रहा है, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया कि नहीं गया ये मालूम नहीं, पर ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया ना, तो इसका मतलब गर्म करने से चार्ज हो जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम कह पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन भाग जाते छोड़ के, इसलिए चार्ज हो जाता। समझ में आ रही मेरी बात? पक्का? तो थर्मायनिक इफेक्ट पे काम करते हुए लेनार्ड थे शायद, राइट, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यदि लाइट डाल दे मेटल पे तो थर्मायनिक इफेक्ट बहुत फास्ट हो जाता है, इमीडिएट हो जाता है। ऐसा कुछ उन्होंने ऑब्जर्व किया कि गलती से यदि कोई लाइट डाल दे, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट वाइट उनसे गिर गई होगी, और उन्होंने देखा टेम्परेचर तो अभी आया नहीं है पर पहले ही चार्ज हो गया है, तो भाई इसमें चार्ज हुआ नहीं हुआ के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ लगा रखा होगा, इलेक्ट्रोस्कोप वगैरह। उन्होंने गलती से उनसे लाइट गिर गई हाई फ्रीक्वेंसी की, और उन्होंने पाया कि टेम्परेचर आने से पहले ही ये चार्ज हो गया। तो ही डिस्कवर्ड समथिंग नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। लेनार्ड ही थे मोस्ट प्रोबेबली, इनका नाम भी ज्यादा इसलिए नहीं लिया जाता है बिकॉज ये शायद बाद में नाजीवाजी बन गए थे, खतरनाक वाले, राइट। वो ज्यूस को मारने के गैस चैम्बर वेम्बर डिजाइन करते थे, काफी खतरनाक आदमी हो गए थे, तो फिर राइट इनकी इज्जत नहीं की जाती इस वजह से। ओके, यही थे। हर्ट्स था, कौन था मैं भूल गया, हर्ट्स था नाजी, हर्ट्स फुलटू नाजी था, तो फिर हर्ट्स रहा होगा, मुझे नहीं मालूम, राइट। कोई था, हर्ट्स ही नाम सुनने से जर्मन लग रहा है, तो हर्ट्स ही रहा होगा। जब तक उनके नाम पे फ्रीक्वेंसी रख चुके थे, जो भी है, तो किसी ने ये ऑब्जर्व किया, राइट। कोई बुरा सा आदमी था, बेसिकली अच्छा आदमी नहीं था। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उन्होंने ऑब्जर्व किया। फिर इसका पूरा एक तमीज से एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया गया, और राइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्चुअल जो हम मतलब स्कीमेटिक डायग्राम भी नहीं कहेंगे इसको, थ्योरेटिकल डायग्राम बोलेंगे, भी थ्योरेटिकली ऐसा होता है, राइट। इसमें क्या करते हैं, हम एक ट्यूब ले लेते हैं ऐसी, राइट, इसको वैक्यूम कर देते हैं। वैक्यूम कर देते हैं का क्या मतलब है भाई? वैक्यूम कर दिया का क्या मतलब? सारी गैस निकाल दिया, राइट। सिर्फ गधेपने की दुनिया में इस भाषा में बात होती है, राइट। सारी गैस नहीं निकाल सकते, पागलपन की बात है, राइट। सारा क्या होता है, राइट, लो प्रेशर कर दिया। फिजिक्स में जीरो नहीं होते, क्वांटम मैकेनिक्स में तो बिल्कुल नहीं होते। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स इस रूम में जिराफ के होने की प्रोबेबिलिटी इज नॉन जीरो, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स आप इस रूम में जेई का पेपर जो होने वाला है वो रखा हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो नॉन जीरो। इनफैक्ट जहां पेपर रखा हुआ है वहां आपके होने की प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो नॉन जीरो, राइट। सही बता रहा हूं, है क्या मतलब? नहीं, नॉन जीरो। हाँ, तो तब भी क्योंकि स्पेस इनफाइनाइट नहीं है ना, फाइनाइट है, तो अप्रोचिंग जीरो आएगी ना। अप्रोचिंग जीरो आएगी ना, इनफाइनाइट की नहीं है ना स्पेस, खैर। सो वैक्यूम मतलब लो प्रेशर है ना, ये फालतू बातें ना करें, कुछ लोग सोचते समझते नहीं है, राइट। और ये दो हमने इलेक्ट्रोड लगा दिए मेटल के, राइट।
और यहां पे हमने हीट का सोर्स हटा ही दिया पूरी तरह से, राइट, नो हीट सोर्स। लेकिन हमने यहां पे एक बैटरी जरूर लगाई है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज द सेम सेटअप फॉर कैथोड रे ट्यूब विद अ वन बिग डिफरेंस। कैथोड रे ट्यूब में पोटेंशियल होता है मिलियन वोल्ट्स का, यहां होता है 10-20 वोल्ट का। कैथोड रे ट्यूब में वो मिलियन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज, वो इतनी बड़ी फील्ड क्रिएट कर देता है कि इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है और इलेक्ट्रॉन खींच के निकाल लिए जाते हैं। थॉमसन ने जिस बेसिस पे थॉमसन एटॉमिक मॉडल की खोज की थी या इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, वो एग्जैक्ट सेम सेटअप था, डिफरेंस था यहां पे मिलियन वोल्ट। तो उन्होंने मिलियन वोल्ट भी हटा दिया, उन्होंने हीट भी हटा दी, लेकिन क्या डाल दिया इसके ऊपर? लाइट। और जैसे ही लाइट डाली तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लाइट वहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं। उन्होंने ये नहीं देखा, आप बोलेगा अच्छा इलेक्ट्रॉन देखिए कि वहां जाके बढ़ रहे, कितनी स्पीड से जा रहे, कैसे जा रहे, शेप साइज में। फिर इट इज नॉट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। कैसे पता पड़ेगा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक गए होंगे? करंट फ्लो होगा ऐसे। अब इलेक्ट्रॉन यूं आएंगे तो करंट नहीं जाएगा, नहीं समझ मेरी बात? ऐसा नहीं होने वाला है कि यहां से यहां भाग के कुछ आ गया और दिख रहा है, अपन सामने बैठ के ग्लास ट्यूब में देख रहे और ये गया एक, राइट? ऐसे नहीं होता इलेक्ट्रॉन की दुनिया में, ठीक है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं होती है, बहुत इनडायरेक्ट है कि यहां पे गैल्वेनोमीटर रखा है जिसमें मूविंग कैलकुलेटर का जुगाड़ लगा रखा है अपन ने, वाला याद हो तो। मैग्नेटिक फील्ड है स्ट्रॉन्ग सी, खूब सारा नंबर ऑफ टर्न्स रखे होंगे अपन ने ताकि सेंसिटिविटी बहुत हाई आए। ग्रेविमेटर की सेंसिटिविटी का फॉर्मूला एनसीईआरटी में था, वोल्टेज सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न से फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा था याद रखना, रिवाइज करना, पक्का आना चाहिए। कभी ना कभी ऐसी छोटी मोटी चीजें जेईई में आने लायक होती है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। समझ में आ रही है मेरी बात? ऑलराइट, तो वो ऐसा सेटअप यहां कर रखा है, 10-20 वोल्ट ये लगा रखा है। 10-20 वोल्ट कैन नॉट बी द कॉज, हीट हमने दी नहीं है, सो द ओनली कॉज मस्ट बी दी लाइट फॉलिंग ऑन इट। सो फोटो इलेक्ट्रिक, वो द थर्मायनिक, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ द प्रॉब्लम वाज दिस कि यदि हम लाइट की मैक्सवेल, यंग, फर्मेट, क्रिश्चियन आयगन, इन सब बड़े बड़े लोगों की बात मान लें कि लाइट इज वेव, जो कि बियॉन्ड एनी डाउट प्रूव हो चुका था, राइट? क्योंकि इक्वेशन आ गई यार, उससे ज्यादा प्रूफ क्या चाहिए? दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव। उसको यूज करके लोगों ने रेडियो बना लिया, टेलीफोन का आविष्कार होने को है या हो चुका है। आप कर लो एक्सप्लेन। यदि आप टेलीफोन यूज कर रहे हो तो आपको मानना पड़ेगा मैक्सवेल सही है। यदि आप रेडियो यूज कर रहे हो तो आपको मानना पड़ेगा मैक्सवेल सही है। क्यों? क्योंकि मैंने यहां छोटा सा चेंज किया तो सामने वाले को सुनाई देगा, नहीं किया तो नहीं सुनाई देगा सामने वाले को। उसका जब प्रैक्टिकल यूज होने लग गया मैक्सवेल की थ्योरी का, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि यार मैक्सवेल गलत है, या तो तुम एक्सप्लेन करके बताओ रेडियो की थ्योरी। नहीं कर सकते तो मैक्सवेल मस्ट बी ट्रू। समझ में आ रही मेरी बात? तो उन सबकी थ्योरी के हिसाब से ये एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आ रहे थे जो उस थ्योरी के साथ मैच नहीं होते थे, राइट? उस जमाने की एक प्रॉब्लम तो ये थी। इससे बड़ी प्रॉब्लम थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, राइट? इन दो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करीब करीब 10 से 15 साल में दिया गया, राइट? इनफैक्ट 1905 से लेके 1935 के बीच के पीरियड को, राइट, पे एक किताब भी है फिजिक्स की, 30 years दैट शुक फिजिक्स। ओके, 30 साल जिसमें फिजिक्स पूरी उल्टी पुल्टी हो गई। स्टार्ट्स विद 1905, राइज ऑफ आइंस्टीन, एंड्स विद फॉल ऑफ आइंस्टीन 1935। आइंस्टीन इज फिनिश्ड, ऑलराइट, एंड समथिंग एल्स स्टार्ट्स, ऑलराइट? सो 30 साल आइंस्टीन के बढ़ने और गिरने के दौरान फिजिक्स पूरी चेंज हो गई। बढ़ने का कारण भी फिजिक्स के आइंस्टीन का बढ़ना था, और फिजिक्स के आगे भी बढ़ते रहने का कारण आइंस्टीन का गिरना था, राइट? सो ये 30 साल में फिजिक्स पूरी चेंज हुई। और 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने
3 फिजिक्स के पेपर लिखे थे, राइट। उसको एनस मिराबिलिस बोला जाता है, द मिरेकुलस ईयर ऑफ फिजिक्स, क्योंकि इन तीनों पेपर से फिजिक्स काफी मतलब चेंज हो गई। एक पेपर था स्पेशल रिलेटिविटी का, जिसके अंदर उन्होंने रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसका नाम कुछ ऐसा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी इन डिफरेंट फ्रेम्स, मतलब मैक्सवेल जिंदाबाद। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी तो है, लेकिन बस मैक्सवेल बिजी आदमी था, उसने इतना टाइम वेस्ट नहीं किया अलग फ्रेम में क्या होगा। आइंस्टीन कंप्लीट फोकट था और जिंदगी में बहुत परेशान था उस समय, और राइट, तो उसने उस समय उस पर लिख दिया कि भाई अलग अलग फ्रेम से देखेंगे तो क्या होगा। अच्छा, सिर्फ वो ऐसी नहीं है कि कुछ लोग सोचते अच्छा उसने बोल दिया कि लाइट की स्पीड सब फ्रेम में सेम होती है। उसमें इतनी भारी गणित थी कि मतलब वो गणित समझ में नहीं आई थी लोगों को। दिस इज द रीजन कि जब वो रिलेटिविटी, जब वो उसको नोबेल प्राइज मिला 1918 में, तो उसमें बोला भी नहीं गया कि फॉर रिलेटिविटी, क्योंकि जो बोल देते तो उनसे पूछते भाई साहब आप समझा सकते हो ये किस पे दे रहे हो प्राइज। अबे तू प्राइज दे रहा है तो तेरे से पूछेंगे तो सही कि जरा यार ये मेरे से एक सवाल सॉल्व करके दिखा दो रिलेटिविटी का, आप प्राइज दे रहे हो तो तूने कहा रहने दो, ऐसा नाम ही लेना, किसी ने पूछ लिया बेइज्जत होंगे। राइट, नाम ही नहीं होना रिलेटिविटी का, क्योंकि सब जाने वाले ही नहीं थे बेचारे, खुद भी तो समझ में आया तभी तो प्राइज देंगे। राइट, तो बहुत भारी मैथ्स लिखी गई थी उसके अंदर, ऐसी मजाक नहीं है कि मतलब ऐसे लिख दिया कि लाइट की स्पीड सब फ्रेम में सेम होती है, सबने कहा वाह वाह। राइट, ऐसे नहीं होता। राइट, उसमें बहुत बहुत रिगरस मैथमेटिक्स से प्रूव किया था उन्होंने। राइट, आइंस्टीन के बारे में बहुत फालतू चीजें फेमस है कि पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं था, 14 साल की उम्र में कैलकुलस खत्म कर ली थी उसने। राइट, सिर्फ वो एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया था, जर्मनी का जो आईआईटी का एग्जाम होता है जेई, उसमें फेल हो गया था वो। राइट, बेसिकली जर्मन जेई में फेल हो गया था। राइट, ये बात सही है। राइट, और दूसरा पेपर था ब्राउनियन मोशन की एक्सप्लेनेशन पे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से फाउंडेशन आती है एटम की थ्योरी की। उससे पहले एटम की थ्योरी ऐसी चल रही थी खराब सी, उसके बाद एटम की थ्योरी शुरू हो जाती है, जो बोर ने बाद में काम किया, उस सब की फाउंडेशन यही थी। और तीसरा जो क्वांटम मैकेनिक्स की फाउंडेशन बनती है, वो था उनका एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो हम अगली क्लास में क्या प्रॉब्लम थी क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से क्वांटम मैकेनिक्स में, और आइंस्टीन ने उसको कैसे एक्सप्लेन किया, इस आइडिया को यूज करते हुए जो मैक्स प्लैंक ने प्रेडिक्ट भी किया था कि इसकी एक्सप्लेनेशन कोई छोटा मोटा आदमी नहीं दे पाएगा। 2 साल में गणित कर करके मैं बदला हो गया हूं, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए कोई ब्रिलियंट फिजिसिस्ट चाहिए होगा, एंड दैट ब्रिलियंट फिजिसिस्ट वाज आइंस्टीन, हु एक्चुअली एक्सप्लेन कि ये क्या होता है। ओके, तो ये पूरी स्टोरी है। राइट, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म कर लेंगे। मीनवाइल आप ये शीट खत्म कर लीजिए वेव ऑप्टिक्स की।